हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी कई सारे पॉइंट्स आपको दे के रखे हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहला है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपके पास आपकी रिटर्न फाइल करने से पहले आपकी पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, देन बैंक डिटेल और बैंक का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। देन फॉर्म 16 और 16A जिसकी बात करें तो हम बोल सकते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म 16 दिया गया होगा, तो वो आपको फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आपकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आप एजेंट हो या फिर ब्रोकर हो तो आपका जो भी मीन्स आप जो भी ब्रोकरेज अर्न करते हो या कमीशन अर्न करते हो तो उसी पे आपका जो भी मीन्स आपको जहाँ से पेमेंट होती है, आप जिस एजेंसी के लिए काम करते हो तो वहाँ से आपको फॉर्म 16A अवेलेबल हो जाएगा। तो उसमें आपकी कमीशन और ब्रोकरेज की डिटेल मिल जाएगी और कितना TDS काटा गया है वो भी डिटेल आपको फॉर्म 16 और 16A दोनों में से जानने को मिल जाएगा। ना दोस्तों, और दूसरी इम्पोर्टेंट सी चीज़ कौन सी है तो वो है इन्वेस्टमेंट डिटेल। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, अगर आपने आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, मेडिक्लेम ले रखा है, या समझ लीजिए आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके रखा हुआ है, आपके बच्चों की जो फीस वगैरह स्कूल में आप ट्यूशन फी पे करते हो वो है, आपने एक होम लोन ले रखे हैं जिस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और साथ ही साथ उसका प्रिंसिपल का पेमेंट भी होता है हर साल, तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। और कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट है जैसे एन्युइटी प्लान में कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, SIP जिसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है कई लोगों का। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि मेडिक्लेम में इन्वेस्टमेंट होता है, देन कई तरह के पेंशन प्लान होते हैं और दूसरी इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है जैसे बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। तो काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं जिसके बारे में अभी मैं बताने जाऊंगा तो वो तकरीबन ख़त्म ही नहीं होगा। तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कौन से है जो आप इनकम टैक्स में आप उसको डिडक्शन में चैप्टर 6A में डिडक्शन में ले सकते हो, वो आपके पास सारी डिटेल होनी चाहिए। देन कैपिटल गेन, अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है वो टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। समझ लीजिए आपने कोई शेयर वगैरह होल्ड करके रखे थे और वो शेयर आपने 1 साल से पहले बेच दिए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा अगर उससे कोई प्रॉफिट होगा तो। और वही शेयर आप 1 साल के बाद आप अगर सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और वो कुछ एग्जेम्पशन को निकालने के बाद वो 10% आपका जो भी गेन होगा उस पर रहता है। तो कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स लगती है। और कैपिटल गेन की जो इनकम है उसे स्पेशल इनकम कंसिडर किया गया है। मीन्स 5 जो हमारे जो स्लैब होते हैं इनकम के, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जो 5 सोर्सेज होते हैं उसमें से 4 को अगर एक साथ जोड़ के उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जबकि कैपिटल गेन की जो इनकम होती है तो उस पर कैपिटल गेन जो टैक्स लगता है वो स्पेशल अलग से टैक्स लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल एसेट कौन से नेचर की है, वो कोई हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, या फिर वो समझ लीजिए आपकी कोई लैंड वगैरह है तो वो भी हो सकता है, शेयर वगैरह सिक्योरिटी के फॉर्म में भी आपकी कैपिटल एसेट हो सकती है, या फिर गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल एसेट कौन से फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए एक रेट डिफाइन किया गया है, वो रेट पे आपको टैक्स पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि कौन से प्रिकॉशन आपको लेने हैं। तो पहला, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए अच्छे से। कैपिटल गेन अगर बनता है तो आपके पास डिटेल होनी चाहिए, अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं बनता है तो वो आपको छोड़ना है। देन स्पेकुलेटिव इनकम, मैंने अभी बोला कि शेयर सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो और समझ लीजिए कि वो इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो वो जो भी इनकम होती है वो इनकम को कंसिडर किया जाता है स्पेकुलेटिव इनकम। ओके, तो वो इनकम आपकी कितनी हुई है वो आपको देखना है। देन कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम है, अगर एग्रीकल्चर इनकम आपको कुछ हो रही है
कुछ लिमिट है उसकी भी, तो वो लिमिट में आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो एग्जेम्प्टेड होती है। देन कुछ गवर्नमेंट से आपको पेंशन वगैरह वो सब चीज़ें मिलती है, तो वो भी सॉरी पेंशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि GPF वगैरह जो होते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड इनकम में कंसिडर किया जाता है। और कई सारी और इनकम है, तो वो इनकम में अगर आप एग्जेम्प्टेड इनकम आपकी है तो वो भी आपको रिपोर्टिंग पर्पज से बतानी जरूरी है। देन अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है, मीन्स आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वेदर इट इज़ अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी से आप कोई रेंट अर्न कर रहे हो, तो वो उसकी डिटेल भी आपको देनी जरूरी है। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल, अगर आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो और इनकम अर्न कर रहे हो तो जो भी आपका ग्रॉस टर्नओवर है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ कितना प्रॉफिट हुआ है। तो साथ ये सारी चीज़ों को जोड़ के मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके पास आपका पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए, वेदर यू आर अ स्मॉल टैक्स पेयर और नॉट। आप स्मॉल टैक्स पेयर की एक अलग सी डिस्क्रिप्शन दिया गया है इनकम टैक्स में, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते हो और आप बिजनेस करते हो तो आपको 44AD का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर प्रोफेशनल हो और स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में आपको आते हो तो आपको 44ADA का बेनिफिट मिल जाता है, जहाँ पे 44AD और ADA दोनों में आपको ना ही आपकी अकाउंट मेंटेन करनी है, ना ही उसको ऑडिट करवाना है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो 2 करोड़ तक की आपकी मीन्स आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो आपको आपके अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके अकाउंट को ऑडिट करवाने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल हो आप और आपका ग्रॉस जो रिसिप्ट हुई है वो ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 50 लाख तक है, तो आपको भी आपके अकाउंट मेंटेन करवाने की ज़रूरत नहीं है और उसको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप बिजनेसमैन और प्रोफेशनल हो तो आपको अपनी अकाउंटिंग रखनी चाहिए। अच्छा, तो 5 तरह से आप इनकम अर्न करते हो, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये 4 तरह की इनकम में से जो बाकी रहेगी वो इनकम को कंसिडर किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे समझ लीजिए आपने कोई पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल के रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट, और उससे आपकी इनकम जो सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट बनता है, या फिर बैंक में आपने सेविंग अकाउंट खोल के रखा उससे जो इनकम बनती है। देन समझ लीजिए कि आपकी कमीशन वगैरह से इनकम जो होती है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर किया जाता है। और पार्ट टाइम इनकम जो अर्न करते हो आप उसे भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ जो फैमिली पेंशन वगैरह मिलता है उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर किया जाता है। तो ये ऐसे काफ़ी सारी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कैटेगरी में फॉल करती है, तो उसको भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारी चीज़ों को मीन्स दिमाग में रखने के बाद, ये सारी चीज़ जानने के बाद फिर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करोगे तो फाइल करने में एरर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। देन दोस्तों, आपकी जो TDS रिफंड की जो अमाउंट है अकॉर्डिंग टू आपके फॉर्म 16 या 16A में ये सारी चीज़ TDS की डिटेल्स मेंशन की गई होती है। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है और फॉर्म 16A भी नहीं है तो आपकी जो भी TDS की डिटेल है वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लॉगिन करने के बाद फॉर्म 26AS में ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, उसे ट्रैक कर सकते हो और आप जान सकते हो कि आपको कितनी TDS रिफंड हो सकती है। हालांकि उसमें सिर्फ TDS जितनी आपकी डिडक्ट हुई है उसकी डिटेल दी गई है, लेकिन जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको वो भी जानने को मिल जाता है कि कितना टैक्स पे करना है। तो ये टैक्स से ज़्यादा अगर आपकी TDS कट गई है तो वो जो डिफरेंट अमाउंट होगा, जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो ज़्यादा अमाउंट आपके TDS के तौर पे कट गई है तो वो आपको रिफंड मिल जाएगी। और अगर आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं बनती है तो पूरी जो भी TDS कटी होगी वो आपको रिफंड मिल जाएगी। तो ज़्यादातर लोग TDS रिफंड लेने के लिए भी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। देन दोस्तों, रिटर्न सबमिट करने के टाइम पे आपको ओनली रिटर्न को सबमिट ही नहीं करना है, लेकिन सबमिट करने के बाद उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए आप एक तो ये कर सकते हो कि जब आपकी रिटर्न सबमिट होगी तो वहाँ से आपको जो उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है जिसे बोला जाता है ITR-V, तो वो ITR-V जो 1 पेज का जो फॉर्म होता है उसको आपको प्रिंट निकाल के उसके ऊपर साइन करके आपको CPC का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो बेंगलोर में है वहाँ पे आपको ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको भेजना रहता है। सबमिट होने के बाद 120 दिन में आपको भेजना रहता है।
अदरवाइज सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको ई वेरीफाई भी कर सकते हो। आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो सिंपली आपको ई वेरिफिकेशन के ऑप्शन में जाना है इनकम टैक्स रिटर्न की साइट पे, और वहाँ पे आपको ई वेरीफाई पे क्लिक करके आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। वो 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहता है ई वेरिफिकेशन बाय आधार OTP। तो आधार OTP पे आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा जो आपके आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड होगा तो उसके ऊपर आपको OTP मिलेगा, और जहाँ पे आप सिंपली वो OTP डाल के सबमिट करोगे तो आपका ई वेरीफाई ऑनलाइन ही हो जाएगा। मीन्स आपको CPC सेंटर बेंगलोर पे उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अपना EVC कोड जनरेट करके रखा हुआ है बैंक के साथ, जो नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उसके साथ EVC अगर जनरेट करके रखा हुआ तो EVC डाल के भी आप कर सकते हो। लेकिन सिंपल सी चीज़ ये है कि आपका अगर आधार के साथ जो मोबाइल रजिस्टर्ड है वो मोबाइल पे आप अगर OTP मिलने के बाद अगर सबमिट करोगे तो सीधा ही ई वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आपको रिटर्न को ई वेरीफाई भी करना है। जब रिटर्न फाइल हुआ होता है, रिटर्न सबमिट हुआ है, उससे लेके 120 दिन में आपको रिटर्न को ई वेरीफाई करना पड़ता है, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाता है। देन इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हो तो आपको ये सारी चीज़ जो उसके सेक्शन वगैरह, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के जो सेक्शन है उसके जो प्रोविज़न है और जो साल के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो डिटेल आपको अच्छे से मालूम नहीं है तो आप किसी कंसल्टेंट से या कोई टैक्स प्रिपेयर जो होगा उसकी हेल्प ले सकते हो। वो कुछ फ़ीस चार्ज करते हो और फ़ी वेरी करती है। जो अच्छी सर्विसेज वगैरह देते हैं वो ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं, जहाँ पे आपको एरे गेरे नथु गेरे रिटर्न फाइल करने वाले भी मिल जाते हैं जिनको ना ही कुछ अच्छी नॉलेज होती है ना ही उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको प्लीज़ एडवाइस दूंगा कि वहाँ पे आप अपनी रिटर्न फाइल मत करवाओ, क्योंकि वो फ़ीस भले ही कम लेते हैं लेकिन आपका रिटर्न का डिफेक्टिव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उनको जो नए जो प्रोविज़न है, जो अमेंडमेंट हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में, वो भी पता नहीं होते। तो ये साल के लिए इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविज़न है वो उनको पता नहीं होता, और जहाँ पे आपकी डिटेल डालनी होती है उसके अलावा कहीं और डाल देते हैं, और कुछ डिटेल अगर देनी होती है तो वो देते नहीं, और फिर आपकी रिटर्न इनवैलिड भी हो सकती है, डिफेक्टिव रिटर्न हो सकती है और आपको नोटिस भी आ सकती है। तो इससे अच्छा है कि किसी को जो ये काम में जुड़ा हुआ जिसको ये पता है तो वहाँ से आपकी रिटर्न फाइल करवाए। भले वो फ़ीस चार्ज करते हैं लेकिन उनको नॉलेज होती है तभी वो इतनी फ़ीस चार्ज करते हैं। तो वहाँ से ही अपनी रिटर्न फाइल करवाए, उनकी ही एडवाइस ले, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भले ही आपको सिंपल सा लग रहा हो लेकिन आप फाइल करोगे इनकम टैक्स रिटर्न तो काफ़ी सारे प्रोविज़न होते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो। जैसे सैलरीड पर्सन की अगर बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से एग्जेम्पशन लेने हैं, वहाँ पे कई दिक्कत आती है। देन कौन सी चीज़ उनको बतानी है। शेयर में ट्रेडिंग करते हो तो कैपिटल गेन या कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उसको भी एक कैलकुलेशन रहती है जो प्रोफेशनल होते हैं उनको मालूम होती है। साथ ही साथ बिजनेसमैन और प्रोफेशनल की इनकम 44 AD में कितना आपको कितना आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। ITR 3 में आपकी रिटर्न डालनी चाहिए, ITR 4 में आपकी रिटर्न डालनी चाहिए। वैसे ही सैलरीड पर्सन की जो डिटेल है वो ITR 1 के लिए फाइल करनी चाहिए, ITR 2 में फाइल करनी चाहिए। तो सारी डिटेल प्रोफेशनल को अच्छे से पता होती है क्योंकि उनका डेली रूटीन में ये चीज़ आती है। तो आप एक्सपेरिमेंट ना करें और थोड़े से पैसे बचाने के लिए खुद से अगर रिटर्न फाइल करोगे तो दिक्कत भी हो सकती है। हालांकि अगर आपको ये सारी डिटेल अच्छे से पता है, आपने ये पूरा एक बार आप रिटर्न फाइल भी कर चुके हो और आपको प्रोविज़न भी आपके जो रिटर्न फाइल कर रहे हो उससे अकॉर्डिंग सारे जो प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट के वो भी आपको पता है, नए अमेंडमेंट भी आपको पता है, तो आप रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो आप किसी भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज़ आपके रिटर्न में एरर होने के चांस बढ़ जाते हैं और आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी और हो सकता है डिफेक्टिव होने के बाद आपके ऊपर नोटिस भी आ सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी अच्छे टैक्स प्रिपेयर की हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों आपकी रिटर्न फाइल करने के लिए आपके रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको जरूर से हेल्पफुल रहेगी। आई एम रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।